राजस्थान से जब ये दिख रहा है कि कोई रिट नहीं है, तो एक रिट मैं भी करके आया वहाँ जाके, और हम सब लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आज इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हम सब यहाँ इकट्ठे हुए और मंच पे उपस्थित हम हमारे सीनियर मौलाना साहब का तो हजरत की तो जहाँ शिरकत हो गई वहाँ ये समझो कि मकसद कामयाबी की तरफ बढ़ गया। और आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी इसमें शामिल हुए, प्रेम किशन साहब और सवाई सिंह जी और तमाम हमारे नाजिम साहब शायद चले गए कहीं, वकार साहब, रफ़ीक साहब, तमाम साथीगण जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी का नाम जानता हूँ, सबका वो करूँगा तो इन्होंने लिमिटेड समय दिया है बोलने के लिए, तो उसमें अपनी बात में, और ख़ास तौर से ये जो ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, आप सबके जज्बे को सलाम। आप सब, मैंने ये देखा है कि जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप सबसे आगे, और इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर आते हो, तो आप सबको पूरे मंच की तरफ से मैं सलाम करता हूँ। एक वक्फ में क्या हो रहा है, एक किसी शायर ने शेर कहा कि जुल्म के सारे हुनर हम ही पे यूँ आजमाए गए, जुल्म के सारे हुनर हम ही पे यूँ आजमाए गए, जुल्म भी सहा हमने और जालिम भी हम ही कहलाएगा। तो तकलीफ भी हमको ही है और गलत भी हमको ही ठहराया जा रहा है। सारा कानून का उल्लंघन वो कर रहे हैं और ऐब हमारे में निकाल रहे हैं। कोई आदमी, कोई संस्था रिलीफ मांगने नहीं गई है। जैसे पहले 3 तलाक का मसला आया तो तलाक का सबसे कम रेशो किसी कम्युनिटी में है तो मुसलमानों में, और बिल वो लेके आ रहे हैं। आज वक्त के अंदर छोटी मोटी शिकायतें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर जगह होती है, लेकिन वक्त के अंदर कोई कानून में संशोधन की मांग कोई मुसलमान नहीं कर रहा है। ये चिंता कर रहे हैं कि हमें वक्त में संशोधन करने हैं। अरे कोई मांग ही नहीं रहा भाई, और संशोधन कर रहे हैं। जब तुमने बात संशोधन की कर ली तो जब पूरी कौम देश भर से इकट्ठी होकर के आपको सजेशन दे रही है, उनको क्यों नहीं मान रहे हो? क्यों उन पे बात नहीं उठा रहे हो? अपनी हठधर्मिता क्यों तय कर रहे हो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि न केवल मैं वक्फ बोर्ड की तरफ से जेपीसी में भी गया, रिट भी करी, और जब ये बिल एक्ट की शक्ल में बदल रहा था तो पूरे दिन सुबह 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक लोकसभा में और दूसरे दिन राज्यसभा में पूरे दिन मौजूद था और हर आदमी की डिबेट सुनी मैंने। अमित शाह जी ने भी स्पीच दी और झूठ को इतने तरीके से परोस रहे हैं कि जैसे इनसे बड़ा खैर खुआ कोई नहीं है। ये कितने बड़े खैर खुआ हैं अपन अच्छी तरह जानते हैं, और सारी दुनिया जानती है कि ये कितने बड़े खैर खुआ हैं, और हमदर्द हो रहे हैं, हमदर्दी की बात कर रहे हैं। पूरी जमात इकट्ठे होकर के आपको प्रपोजल दे रही है। मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि ये संशोधन ही गैर कानूनी है। और गैर कानूनी क्यों है ये संशोधन? कि कोई भी संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाके आप करते हो तो वो संशोधन गैर कानूनी है। मीडिया वालों से बहस होती है, ये आपको सूट करता है इसलिए आप इसको गैर कानूनी कह देते हो। संविधान के आर्टिकल 26, 25, 26, 29, 30, 11 इन सब के अंदर क्लियर मेंशन है। धर्म की अलग जगह है। संविधान में हर चीज को अलग से दिखाया गया है। और अगर वक्त के अंदर ये कानून संशोधन पॉसिबल है, किसी धर्म और जाति के आधार पे आप कोई संशोधन लेके आ सकते हो, तो फिर एक संशोधन और लाओ। आप कहते हो हमारे पास नंबर है लोकसभा में, हम पास करा लेंगे, हमारे पास राज्यसभा में नंबर है, हम पास करा लेंगे। अगर लोकसभा और राज्यसभा में ऐसे बिल पास होते तो मोदी जी आप एक बिल ले आते कि आने वाले 25 साल में ही प्रधानमंत्री रहूंगा, लोकसभा में ही पास करा लेते और राज्यसभा में ही पास करा लेते। आप क्यों नहीं कराया? इसलिए नहीं कराया क्योंकि करा नहीं सकते हो आप। कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन प्रोसीजर है, एक प्रणाली है कि इतना टाइम पूरा हो जाएगा तो ये बॉडी एक्टिव हो जाएगी, ऐसे इलेक्शन होगा, ऐसे संविधान बनेगा, ऐसे आदमी लोकसभा में चुना जाएगा और ऐसे सरकार बनेगी। ऐसे ही
जब किसी आप धर्म की बात करते हो, किसी जाति की बात करते हो, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से जगह है। उसके बियॉन्ड जाके, उसके खिलाफ जाके आप कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकते। लेकिन आप दादागिरी कर रहे हो, और कैसे कर रहे हो वो भी बताता हूं आपको। एक अमेंडमेंट ये ला रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को नहीं मानेंगे। अब यूजर क्या है, यूजर को डिफाइन करना चाह रहा हूं, आपके 2-4 मिनट लूंगा, लेकिन जिस मकसद से इकट्ठे हुए हैं वो मकसद सबके सामने आना चाहिए। यूजर क्या है? यूजर ये है कि ये जमीन हम इस्तेमाल कर रहे थे बरसों से, 200 साल से कर रहे थे, 300 साल से कर रहे थे, 50 साल से कर रहे थे, तो यूजर की हैसियत से वो आपकी खातेदारी में दर्ज हो गई। अब आप कह रहे हो कि शमशान था, वो शमशान में दर्ज हो गया, उस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान में दर्ज हो गया, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड दो। कहां से देंगे भाई? और कब्रिस्तान में सवाल क्यों और शमशान में सवाल क्यों नहीं? आप दो तरीके की बात नहीं कर सकते हो। हिंदुस्तान को जब आजादी मिली तो आजादी के अंदर जो जमीन जिस इस्तेमाल में आ रही थी, कोई जमीन किसी मंदिर में आ रही थी, कोई जमीन किसी गुरुद्वारे के काम आ रही थी, कोई शमशान के काम आ रही थी, कहीं ग्रेवयार्ड बना हुआ था, कहीं मिशनरीज की प्रॉपर्टी थी, कहीं चर्च बने हुए थे। जो जिस धार्मिक जगह की जिस धार्मिक कामों की थी, उनके नाम दर्ज होगी। सिमिलरली मुसलमानों की क्या क्या चीज चाहिए, क्या चाहिए? जहां मुस्लिम कम्युनिटी होगी वहां एक नेचुरल है, एक कब्रिस्तान होगा ही होगा, और था बरसों से। एक जामा मस्जिद होगी, एक ईदगाह होगी, और जिस तरह के लोग बाग होते हैं, कोई कोई मज़ारात और कोई कोई दरगाहें भी होती हैं। तो ये प्रॉपर्टी तो छोटी से छोटी जगह में होगी, लेकिन आप बाकी सब प्रॉपर्टी पे, बाकी सब पे सवाल नहीं करोगे, तीर्थ स्थल पे सवाल नहीं होगा। लेकिन जब वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, वक्फ तो बाद में एग्जिस्टेंस में आया है। वक्फ का काम किसी प्रॉपर्टी का, वक्फ मालिक नहीं है किसी प्रॉपर्टी का। वक्फ तो जिस यूजेस में जो चीज़ें आ रही थी उसको मैनेज करने के लिए एक बोर्ड बना, और वक्फ के अंदर ये इंदराज हो गई। लेकिन अलग से लोकल कमेटियां हैं, जयपुर में बहुत सारी संपत्तियां हैं और हर समाज की है। तो आप इसको समाज के आधार पे, जाति और धर्म के आधार पे इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इसमें भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक बात और बताऊं, एक और चीज़ ये लेके आए कि साहब इसमें मुस्लिम मेंबर नहीं होगा। वक्फ बोर्ड के अंदर पहले के कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि सारे मेंबर मुसलमान होंगे। आप कह रहे हो कि मुसलमान नहीं होगा। अब मैं मुसलमान एमएलए के हिसाब से मेंबर हूँ उसमें, और कल जब ये एक्ट लागू हो जाता है तो फिर मैं नहीं रहूँगा, फिर बाल मुकुंद भी आ सकता है। उसकी श्रद्धा सबको मालूम है, उसकी क्या श्रद्धा है ये सबको मालूम है। आप कैसे चैलेंज कर सकते हो इस बात को? ये पीछे सादत भाई बैठे हैं मेरे साथ में, किसी और मुद्दे में हम मिलजुल के केस मुकदमे लड़ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर चैरिटेबल ट्रस्ट है, जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट। वैष्णो देवी में, प्रेम किशन जी, वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट में ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर होगा, बट ही मस्ट बी बाय फेथ हिंदू होगा। तो जो हिंदू होगा वही उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। अगर गवर्नर हिंदू नहीं होगा, कोई जैन होगा, पारसी होगा, सिख होगा, मुसलमान होगा, तो वो चेयरमैन नहीं बन सकता। ये वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट में है। सिमिलरली आपने राम मंदिर में किया, कलेक्टर मेंबर बनेगा उसका, लेकिन कलेक्टर मेंबर अगर कलेक्टर हिंदू नहीं होगा, बाय फेथ हिंदू नहीं होगा, तो कोई एडीएम होगा, लेकिन जो बाय फेथ हिंदू होगा वो बनेगा। तो मुस्लिम पर्ची आ गई है आजकल, पर्चियां मुख्यमंत्री की भी आ रही है। हाँ, तो मैं पूरी खत्म करता हूँ बात को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उधर तो ये बात लागू कर रहे हो और इधर कह रहे हो कि नहीं आप लागू नहीं करोगे। और उसका जीता जागता उदाहरण, शब्बीर भाई मैं वहाँ था मीटिंग में जेपीसी की में, तो जो मैडम इसकी वकालत कर रही थी, जो मेंबर थी जो इस जेपीसी में इस बिल को डील कर रही थी, उसको जो इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं मस्जिद में और जो मुतवल्ली नियुक्त होता है उसमें फ़र्क नहीं मालूम है। तो मैं खड़ा होकर बोल गया, मैंने कहा यही वो फ़र्क है जो हम कह रहे हैं कि आप दूसरे को ले आओगे तो पता नहीं लगेगा आपको। तो इतना चिड़ी के मेरे को बोलने नहीं दिया हूँ कि नहीं इसको नहीं बोलने दे।
अरे सुनो तो सही भाई, आवाज दबाने से तुम कामयाब थोड़ी हो जाओगे। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ आए, जितनी भी तादाद में आए। मैं तो ये देख रहा हूँ कि हम लोगों से ज़्यादा खवातीन की तादाद है। इनको तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ आप सब। एक शेर कह के अपनी बात खत्म कर देता हूँ, 2-3 बातें और भी है, लेकिन समय की भी अपनी लिमिटेशन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी समाज के अंदर कोई भी बिल जाति धर्म के आधार पे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं ला सकते, और लेकिन ये ला रहे हैं। तो हम चैलेंज कर रहे हैं। कल भी सुनवाई थी, पहले वाला चीफ जस्टिस पहली बार ऐसा देखा कि जब उन्होंने सवालात किए और ये लगा कि ये स्टे देंगे, तो मंत्री धमकाने लग गए, और मंत्री धमकाने लगे, वो तो धमकाने लगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी धमका रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। ये पहली बार हुआ हिंदुस्तान के अंदर, और जबकि वाइस प्रेसिडेंट वो आदमी है जो खुद वकील रह चुका है, कानूनी लड़ाई लड़ चुका है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि उनकी मंशा क्लियर है, लेकिन हम सबको आवाज़ उठानी है। आवाज़ उठाएंगे, यहाँ भी उठाएंगे, दिल्ली में भी उठाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ उठेगी, और कानून के दायरे में रह के लड़ेंगे। और एक दिन, जैसे राहुल गांधी 1 साल 1.5 साल पहले कह रहा था कि जनसंख्या की गिनती करा के रहूँगा, जनगणना करा के रहूँगा, और फिर जनगणना हुई। किसान बिल पे उन्होंने कहा कि हम बिल वापस करवा के रहेंगे, वो वापस हुए। तो हम अगर मुस्तैदी से ये पैरवी करेंगे, 2 नज़ीर हमारे सामने हैं, तो हम इसको भी, इस बिल को भी वापस कराएंगे। एक शेर किसी ने कहा, तो वो मैं कह कर के अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी इसलिए बोल गया तो विधानसभा में भी मेरे को पहुंच करके एक कोई दस्तखत करने किसी एक टाइम से पहले। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपके हर जज्बे में, हर काम में, हर तरीके से आपके साथ में है। मुस्तैदी से हम दोनों भाई कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में हैं। कभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।